ये ब्लैक बोर्ड कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या मतलब जाना पहचाना? इन सब्जियों में क्या बात है? ये उसी दिन की कैंटीन का मेन्यू है जिस दिन मेरी बेटी की हत्या हुई थी। मैंने हजारों बार निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी है। मैंने इसमें लिखे हर एक अक्षर को बिल्कुल वैसा ही दोबारा लिखा है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 7 साल तक जिस अंतिम जवाब को मैं ढूंढता रहा वो इस छोटे से काले बोर्ड में छिपा होगा। छोटा ब्लैक बोर्ड? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? टीवी चैट के सारे मैसेज पहले से टाइम सेट करके भेजे गए थे, सही है ना? हालांकि मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया कि हर बार मेरे सवालों का इतना सही जवाब आया। टीपी? कौन टीपी? बूढ़े आदमी की बात मजाक नहीं लग रही थी। क्या मेरा अंदाजा गलत था? बूढ़े ने एक रिकॉर्डर निकाला और प्ले बटन दबा दिया। मुझे सच में समझ नहीं आता जिंदा रहने का क्या मतलब है। मर जाना बेहतर है। मैं अपनी जिंदगी खुद खत्म करना चाहता हूँ। शायद मेरे लिए यही सबसे अच्छा अंत होगा। तुमने ये सब इतनी योजना बनाकर क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या टीचर वेंजुआन ने नहीं कहा था उन्होंने खुद आत्महत्या की थी? नहीं, कुछ गलत है। क्या असली अपराधी शर्म से खुद मर नहीं गया था? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतनी मेहनत करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बूढ़ा मुझे एक मेज के पास ले गया और उस पर रखी चीजों की तरफ इशारा किया। ये सारे सबूत मैंने अपनी बेटी की मौत के बारे में इकट्ठा किए हैं। मैंने पूरी घटना की कड़ियां जोड़ ली है, लेकिन पहली कड़ी और आखिरी कड़ी अब भी गायब है। क्या तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे? कौन सी कड़ी? कौन सा जवाब? टीचर वेंजुआन की मौत चाहे आत्महत्या हो या हत्या, मामला तो बंद हो चुका है। आप इतने सालों से इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे? असली अपराधी तो झो काई था। उसने बलात्कार की कोशिश की थी और फिर अपराध बोध में आत्महत्या कर ली। ये पक्का मामला था, पक्का। बलात्कार की कोशिश? क्या तुम इस तस्वीर की बात कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने एक फोटो निकाली। उसमें झो काई वेंजुआन पर झपटा हुआ दिख रहा था। हालांकि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन शायद वही दोनों थे। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था, लेकिन सब और उलझता जा रहा था। ये फोटो कहां से आई? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? ऐसी घटना के समय कोई पास खड़ा होकर फोटो कैसे ले सकता है? मेज पर रखी थी फोटो, प्लास्टिक के टूटे टुकड़े, एक यूएसबी ड्राइव, रिकॉर्डर, कॉपी, एक पर्ची और पीछे रखा वो छोटा मेन्यू वाला ब्लैक बोर्ड। कुल 7 चीजें और उन 7 का संबंध मेरी बेटी की मौत से था। अब इन्हें ध्यान से समझते हैं। जो काई यहाँ कारोबार करने आया था, उसके पास पैसे थे और वो मेरी बेटी को पसंद करता था, लेकिन उसे शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और वो पहले जेल भी जा चुका था। ऐसे लड़के को मैं कैसे पसंद करता? लेकिन सच ये था कि वो और मेरी बेटी काफी पहले से एक दूसरे के साथ हैं। दोनों अक्सर उस पानी की टंकी वाटर टॉवर पर छुपकर मिला करते थे। उस समय केस का निष्कर्ष ये निकाला गया था कि झो काई ने मेरी बेटी को वहां बुलाया। उस दिन वो बहुत ज्यादा शराब के नशे में था। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ गया और मेरी बेटी की मौत हो गई। उसके बाद झो काई ने अपराध बोध में खुद अपनी जान दे दी। उस समय मैं स्कूल के सुरक्षा विभाग का प्रमुख था। पुलिस आने से पहले मैंने एक चीज छुपा ली थी और उसे जांच टीम को नहीं दिया। वो थी ये रिकॉर्डिंग पेन। उसमें मेरी बेटी का आखिरी संदेश रिकॉर्ड था। अगर मैं उसे पुलिस को दे देता तो मामला सीधे आत्महत्या माना जाता। लेकिन तुम ही सोचो, एक लगभग 40 साल की महिला क्या वो ऐसा तरीका चुनेगी? पानी की टंकी से कूदना, उसमें तो ये भी तय नहीं कि मौत होगी ही। अगर कोई सच में अपनी जान देना चाहे तो क्या वो ऐसी जगह चुनेगा? उस समय मैं बेटी को खोने के दुख में पूरी तरह टूट चुका था। मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। बेटी को खोने का दर्द तुम शायद समझ भी नहीं सकते। लेकिन बाद में जब मैं शांत हुआ और पूरे मामले को दोबारा समझा तो मुझे बहुत सारी बातें गलत लगने लगी। चाहे इसे आत्महत्या मानो या झो काई द्वारा हत्या, दोनों बातों में कुछ न कुछ मेल नहीं खाता। सबसे पहले झो काई के हत्यारा होने की बात ही नहीं बनती। घटना से एक रात पहले वो मेरे साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसने खुलकर अपने दिल की बातें की। मेरा रवैया भी बदल गया। मैंने आखिरकार दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी। झो काई तो जैसे डर रहा था कि मैं कहीं फैसला न बदल दूं, उसी समय उसने तय कर दिया कि अगले महीने शादी करेंगे। अब तुम बताओ, जब मैं शादी के लिए मान चुका था तो उसे इतनी जल्दबाजी और जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? और असल में जिसने भी इस घटना की योजना बनाई थी उसने एक नहीं कई गलतियां छोड़ी, लेकिन मैं आज तक अंतिम सच तक नहीं पहुंच पाया। पहली गलती, मेरी बेटी चीनी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाती थी, इसलिए वो हमेशा अपने साथ रिकॉर्डिंग पेन रखती थी। लेकिन इस रिकॉर्डिंग पेन में उस आखिरी संदेश के अलावा कुछ भी नहीं था। न कोई क्लास रिकॉर्डिंग, न अंग्रेजी पढ़ाने की आवाज, कुछ भी नहीं। दूसरी गलती, रिकॉर्डिंग पेन में रिकॉर्ड की गई फाइल की तारीख देखी जा सकती थी और ये आखिरी संदेश घटना वाले दिन का नहीं था। ये 1 महीने पहले जून में रिकॉर्ड किया गया था, यानी कुछ तो पहले से प्लान किया गया था। मैं बहुत समय तक जवाब नहीं ढूंढ पाया, जब तक कि मैंने पूरे स्कूल की हर चीज याद नहीं कर ली। तभी मुझे एक भयानक एहसास हुआ और वह थी यह निबंध, ऐसे वसीयत में लिखी गई पंक्तियां असल में एक निबंध से ली गई थी। असली कातिल ने जानबूझकर ऐसा निबंध लिखा था जिसमें वही पंक्तियां मौजूद थी। फिर मौका देकर वेंजुआन से उस निबंध को पढ़वाया और उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद चुपचाप असली रिकॉर्डिंग पेन बदलकर छुपा दिया गया। और इस निबंध का असली लेखक कौन था, शायद तुम्हें पता होगा। जहां तक बात है कि मैं इतने सालों तक यह पहेली क्यों नहीं सुलझा पाया, उसकी वजह थी कि मेरे पास 2 सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां नहीं थी। पहली कड़ी, हत्या का मकसद, और आखिरी कड़ी, अंत में वार किसने किया। अब इस आधे प्रेम पत्र को देखो। यह चिट्ठी मेरी बेटी के लिए लिखी गई थी, लेकिन यह झो काई की लिखावट नहीं थी। मैंने इस स्कूल के हर व्यक्ति की लिखावट मिलाई, यहाँ तक कि कैंटीन के रसोइये और सफाई कर्मचारी तक को नहीं छोड़ा। लेकिन इस प्रेम पत्र का असली लेखक ऐसा था जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। और कौन सोच सका था कि 7 साल तक जिस अपराध के मकसद को मैं जोड़ता रहा, उसका सुराग मुझे तब मिला जब
जब तुमने गेस्ट रजिस्टर में अपना नाम बाएं हाथ से लिखा। सच में, जिसे मैं इतने साल ढूंढता रहा वह तुम निकले। तुम्हारा मकसद क्या था? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा प्रेम सफल नहीं हुआ? इतने हास्यास्पद छोटे दयनीय कारण के लिए तुमने किसी की जान ले ली, लेकिन आखिर में हत्या तुम अकेले नहीं कर सकते थे। और यही बात आती है तुम्हारे उन 3 दोस्तों की। उस समय तुम्हारे पिता तांगुओ हुआ पूरे खनन क्षेत्र के मालिक और सबसे अमीर आदमी थे, और फेंक रुई के पिता ऊपर से भेजे गए सुरक्षा निरीक्षक थे। उन्होंने खतरा देकर दस्तखत करने से मना कर दिया और काम रोकने की मांग की। ये तुम्हारे पिता के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। फिर अजीब संयोग देखो, कुछ समय बाद फेंक रुई के पिता एक मामूली झगड़े में फंसे और पीट पीट कर मार दिए गए, और हत्यारा था पान वेनबो का पिता। उसके बाद खनन बिना रुकावट चलता रहा। फिर तुम्हारे पिता ने बड़ा नेक बनने का दिखावा किया। उन्होंने पान वेनबो और फेंक रुई को अपने घर अपना लिया। जो लोग दुश्मन होने चाहिए थे वे तुम्हारे साथ बड़े हुए, लेकिन असलियत में वे तुम्हारे दोस्त नहीं थे। वे तुम्हारे पीछे चलने वाले बन गए। तुम उन्हें बराबरी का इंसान नहीं, अपनी चीज, अपना खिलौना समझते थे। फिर बाद में फेंक रुई ने तुमसे प्यार किया, तुम दोनों की शादी हुई, और कुछ दिन पहले उसने तुम्हें एक बेटी भी दी। इतना सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ आ गया ये बूढ़ा आदमी मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तभी टीपी का फिर मैसेज आया। अब समझ आया कि अभी क्यों, क्योंकि मैं पिता बन चुका हूँ। वह चाहता है कि मैं भी बेटी खोने का दर्द महसूस करूं। उसका असली निशाना मैं नहीं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। मैं घबरा गया, लेकिन फिर अचानक मुझे एक और बात समझ आई। अगर यह बूढ़ा मुझे पागल करना चाहता है तो टीपी भी यही कर रहा है। रुको, ये दोनों मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? अगर बूढ़ा कई साल से मेरी जांच कर रहा था तो टीपी को कैसे पता? मुझे शांत रहना होगा, वरना शायद मैं आज यहाँ से जिंदा नहीं निकलूंगा। मुझे अपनी सोच साफ करनी होगी और साबित करना होगा कि मैंने वेनजुआन टीचर की हत्या नहीं की। मैंने कहा, आपकी बातों में तर्क नहीं है, मैं सब समझा सकता हूँ। लेकिन बोलते बोलते एहसास हुआ कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें मैं बताना नहीं चाहता था, और कुछ जिन्हें मैं मान भी नहीं सकता था। 7 साल पहले, तब मैं पहले से ही फेंक रुई के साथ रिश्ते में था।